हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 1, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो क्या, इसमें रिएक्टेंट, पहला क्या है रिएक्टेंट और दूसरा क्या है प्रोडक्ट। पहला क्या है रिएक्टेंट और दूसरा क्या है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अपन को पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से भी पहले एक चीज और बता देता हूं मैं। आपने सुना होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज के बारे में सुना होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर कोई स्टेट, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप एक पेपर को लो और फाड़ दो। मैं करके ही बता देता हूं। ये पेपर है, ये पेपर, इसकी लेंथ एंड विड्थ अभी अलग अलग है। अगर मैं इस पेपर को फाड़ दूंगा तो इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, इसकी केमिकल स्टेट में चेंज, सॉरी, इसकी लेंथ और विड्थ चेंज होगी। क्या इसकी स्टेट चेंज होगी? नहीं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अलग अलग होते हैं। आपको 7th क्लास से पता होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज ना हो रही हो उसको आप बोलते हो फिजिकल चेंज, और जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो उसको आप बोलते हो क्या? केमिकल चेंज, है ना। जैसे एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल का, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे एक एग्जांपल और है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों मिल जाती है चेंज देखने के लिए। मान लो ये कैंडल है और ये कैंडल, की फ्लेम है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों चेंज कैसे हो रहे हैं। कि जो फायर है, जो जल रही है, वो कौन सा चेंज है? केमिकल। क्योंकि कंबसन जो होता है बिना ऑक्सीजन में तो होता ही नहीं है, और कंबसन कौन सा चेंज है? कंबसन कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। कंबसन कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। और इसका जो वैक्स नीचे गिर रहा है, जो वैक्स नीचे गिर रहा है, वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों ही चेंज देखने को मिल जाते हैं। एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही हो, और केमिकल चेंज जिसमें स्टेट बदल रही हो। तो ये दो चीजें 7th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। अब आ जाते हैं अपन अपने किस टॉपिक पे? रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट पर। इनको साफ करने के लिए कपड़ा, तो आइए अब अपन पढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज होती है। रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिख लेते। रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस which take part in chemical reaction। क्या डेफिनेशन लिखी? रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो पार्ट लेता है, भाग लेता है, किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी स्पीशीज होती है जो पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। जैसे मैं बोलूं A प्लस B मिलकर बनाया AB, तो ये जो A और जो B है ना, ये मेरे क्या है? रिएक्टेंट है ना। A और B मेरे क्या है? रिएक्टेंट। इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन के अंदर, तो जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हो आप? रिएक्टेंट, है ना। जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हो आप? रिएक्टेंट। जैसे मैं बोलूं A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C,
इन्होंने बनाया ए बी सी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, मेरा रिएक्टेंट है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल से समझा आपको, N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, है ना, बैलेंस कर लो। तो जो मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है, आइए प्रोडक्ट देख लेते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिलने बनने से ही तो केमिकल रिएक्शन तैयार होती है। तो दूसरा क्या है आपका, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस, which formed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। पहले अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सीख लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी है, प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बनता है, फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बनता है किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो भाई मैंने लिया, मान लो x प्लस वाई ने मिलकर x और y बनाया, तो जो x और y क्या है, मेरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर मिलता है, बनता है ना। कब बनता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल CaCO3 को मैं अगर हीट करूं तो ये CaO प्लस CO2 दे देगा। तो ये मेरा क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है जो बनता है, कब बनता है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। अगर रिएक्टेंट ने रिएक्शन ही नहीं की तो प्रोडक्ट कहां से बन जाएगा। तो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है और दूसरा आपका प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर बनता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके अंदर मिलते हैं, अपन को केमिकल रिएक्शन के अंदर मिलते हैं। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं मेरा रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट मेरा ये है, और प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट मेरा ये है। तो अपन ने रिएक्टेंट भी देख लिया और प्रोडक्ट भी देख लिया, है ना। रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से मिलकर जो डेफिनेशन बनती है वो किसकी, केमिकल रिएक्शन की। वो डेफिनेशन देगी कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब अपन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो अपन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखें, केमिकल रिएक्शन are the process, chemical reaction are the process in which new substance are formed with new properties from one or more
substance is called as chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखिए, है ना। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कुछ नया बनता है, ये लिखा हुआ है न्यू सब्सटेंस, है ना। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, नई। आइए एग्जाम्पल से समझते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, इससे फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का बनना, मिल्क से आप कर्ड बना दो, है ना। तो मिल्क से कर्ड का बनना। अब मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है ना। दही की सारी प्रॉपर्टी अलग है, मिल्क की सारी प्रॉपर्टी अलग है। दूध से चाय बनाई जा सकती है, कर्ड से नहीं बनाई जा सकती, कर्ड से लस्सी बनाई जा सकती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नई नई प्रॉपर्टी होगी। अब ये एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से बन सकता है। बेसिकली रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, मोर सब्सटेंस, है ना। यहाँ आप x प्लस वाई कुछ भी ले लो, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड बना लो। या तो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे रिएक्टेंट, उसी को आप क्या कह रहे हो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, नई। अब वो या तो एक रिएक्टेंट से बन सकता है या एक से ज्यादा रिएक्टेंट से बन सकता है, उसको ही आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना किससे, मिल्क से। तो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। अदर एग्जाम्पल की बात कर लो, अदर एग्जाम्पल की बात कर लो। और एग्जाम्पल क्या है, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल डाइजेशन, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। खाने का पचना पेट के अंदर, है ना, स्टोमक के अंदर जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, वहां भी एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं बहुत तरह तरह के। तो वहां भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, ये पूछा भी जाता है, इसकी इक्वेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। फोर्थ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो रेस्पायरेशन, है ना। अच्छा, कोई रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर बताएगा। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर होता है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग सेम प्रोसेस नहीं है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीथिंग मतलब सांस को लेना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर चलता है ना। आगे डिफरेंस देखेंगे भी, है ना। रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर चलने वाली प्रोसेस है और ब्रीथिंग बॉडी के बाहर चलने वाली प्रोसेस है। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है। तो ये अलग अलग प्रोसेस, सेम प्रोसेस नहीं है, ब्रीथिंग और कौन सी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है ना। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, फोर्थ के बाद फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में आप लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के अंदर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिफ्थ और क्या लिख सकते, एक और एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब ये क्या होता है अपन देखेंगे इसको आगे, अभी तो इसको लिखकर छोड़ दो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, है ना। ये कुछ एग्जांपल है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, राइट इट्स एग्जांपल, तो केमिकल रिएक्शन में आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखकर ये एग्जांपल इनमें से कोई भी लिख दोगे आप, है ना। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो मैं C+O2 एंड एक और ही लिख लो, चलो C+O2 CO2, है ना। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लेकिन जो मैन आपकी किताब में दिए वो मैंने लिख दिए। तो
केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक बार और देख लो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? नई प्रॉपर्टी होगी। वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ रिबन और C+O2। अच्छा, कोई बताएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से कौन सी एक्सोथर्मिक होती है ना? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होती है चैप्टर के आगे अपन देखेंगे, लेकिन कोई बताएगा, इसमें पूछते हैं कि वो कौन सी इनमें से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, तो कोई कमेंट में बताना एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस है इन दोनों में से? चलिए, अपना ये टॉपिक खत्म हुआ केमिकल रिएक्शन, है ना। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं कि कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा और डेफिनेशन पढ़ी। रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। प्रोडक्ट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के अंदर बनता है। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल ये रहे। अब अपन पढ़ने वाले कैसे पहचानोगे कि आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शन की। नया टॉपिक पढ़ने वाले कौन सा? कंडीशंस। हेडिंग डाउन है कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानोगे, है ना? क्वेश्चन आता है, वक्त है। राइट द कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन बताइए। तो चार कंडीशंस होती है केमिकल रिएक्शन की, आपकी किताब में वो चारों लिखी हुई है ना, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर। देयर आर फोर कंडीशन, देयर आर फोर condition of chemical reaction. There are four condition of chemical reaction. चार कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन की। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना। दूसरी आप लिख सकते हो चेंज इन गैस या चेंज इन कलर। तीसरी आप लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर। किस किस में चेंज? स्टेट में चेंज, कलर में चेंज और तापमान, टेम्परेचर में चेंज। फोर्थ आप लिख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में इवोल्यूशन होना। ये चार कंडीशन है केमिकल रिएक्शन की। कौन कौन सी? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना और गैस का इवोल्यूशन होना। स्टेट में चेंज कैसे होता है ना? अभी मैंने बताया था फिजिकल स्टेट और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चली गई या मान लो गैस में चली गई, सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकती है और सॉलिड से गैस में भी जा सकती है। एक चीज आपने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, नेप्थलीन सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन में क्या होता है? कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से कहां पहुंच जाती है? गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना और गैस में जाना, ये क्या है? स्टेट ही तो है। ये क्या है? स्टेट ही तो है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इन तीनों स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, गैस में जा रही है या लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, तो ये क्या है? चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो ये पहचान है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। कलर में चेंज, ये तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गया आप इससे कि कलर में चेंज, है ना। लैब के अंदर भी देखा होगा आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग कलर के केमिकल्स भी रहते हैं और मिलाकर देखते हैं कि नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर क्या है। कलर उसमें कोई नया कलर आ रहा है या कलर उसका डिसअपियर हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रहते हैं जिनके कलर रहते हैं, जैसे ब्लू विट्रॉल, है ना, उसका कलर कैसा रहता है? ब्लू। तो कलर में अगर चेंज आ रहा है, अगर आप कलर में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी किसकी कंडीशन है? केमिकल रिएक्शन की। कलर में चेंज हो गया। एक है टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज होना। टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है? टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है? एक रिएक्शन है, जैसे मैं लिख दूं आपके
CaO, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन पानी से करा दो, वाटर से, तो बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैग लाइन। अब जब ये बनता है ना, तो इसमें एक और चीज रिलीज होती है जिसका नाम है हीट। हीट निकलती है ना, जब आप कचूने को पानी में डालो तो हीट आसपास का टेम्परेचर या उसमें भाप बनना चालू हो जाती है। तो हीट का फॉर्मूला टेम्परेचर में चेंज आ गया ना, जब हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, है ना, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, है ना, तो ये एक्सोथर्मिक भी है। लेकिन जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर में चेंज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वो भी चेंज कंडीशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। और फोर्थ क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। जैसे मैं लिखी CaCO3 को आप जब हीट करोगे तो ये CaO प्लस CO2 में रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। तो गैस रिलीज हो रही है ना, ये रिएक्शन आपको बेसिकली कंटेनर के अंदर करानी पड़ेगी, है ना, क्लोज्ड के अंदर। अगर आप ओपन में कराओगे तो गैस तो रिलीज ही हो जाएगी, गैस तो भाग जाएगी। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन, है ना, मोशन करने के लिए जितनी जगह मिलेगी गैस को, गैस उतनी जगह में जाती जाएगी। गैस तो लीक होती है ना, तो अगर आप इसको क्लोज्ड में नहीं कराओगे तो ये गैस रिलीज हो जाएगी। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो ये भी किसकी कंडीशन है, केमिकल रिएक्शन की। जो चार कंडीशन है केमिकल रिएक्शन की, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। स्टेट में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कलर में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन की कंडीशन, टेम्परेचर में चेंज होगा तब भी किसकी, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए, राइट द कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की 4 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना और इफ गैस का इवोल्यूशन होना। अब अपन बढ़ने वाले आगे आगे चैप्टर के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो किताब में 2 दिए हुए हैं, हेडिंग डाल लेते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग क्या डाल रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 तरीके दिए हुए हैं, 2 वेज, 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, 2 वेज, 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला है वर्ड इक्वेशन, पहला क्या है, वर्ड इक्वेशन, पहला क्या है वर्ड इक्वेशन, और दूसरा क्या है केमिकल इक्वेशन। तो 2 तरीके हैं, एक तो है वर्ड इक्वेशन और दूसरा क्या है केमिकल इक्वेशन। चलिए पहला देख लेते हैं, कौन सा, वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक आपका है वर्ड इक्वेशन और दूसरा क्या है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, आप वर्ड में लिख दो, जैसे मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, कार्बन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई तो मुझे मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहीं यहाँ कार्बन का सिंबल तो यूज किया नहीं, सारी चीजों को मैंने वर्ड में लिख रखा है। तो जब आप वर्ड में लिखते हो तो उसको बोलते हो आपका वर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसी रिएक्शंस को इसके सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C6H12 इसे बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O816, इस तरीके से। तो अगर मैं इनको सिंबल के फॉर्म में लिख दूं, कार्बन ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ तो मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल इक्वेशन है। जब आप सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये केमिकल इक्वेशन है, जब आप वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये वर्ड इक्वेशन है। जैसे मैं और बात करूं, जिंक, जिंक की रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है अभी बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बना क्या, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो गैस रिलीज हो रही है,
हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहां मैंने वर्ड यूज करे हैं, जिंक की रिएक्शन किससे कराई मैंने, जिंक की रिएक्शन मैंने किससे कराई, सल्फ्यूरिक एसिड से। जब मैंने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो बना क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो मैंने सारा वर्ड में लिख रखा है। अगर मैं इसी रिएक्शन को सिंबल में लिख दूं, जैसे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है इसको। तो बना क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 और क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल इक्वेशन है और ये वर्ड इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन में आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हो, वर्ड इक्वेशन में सिंपल आप वर्डिंग में लिख रहे होते हो। अब एक सवाल, कौन सी रिएक्शन इनमें से वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन ज्यादा यूजफुल है, देखकर बताओ। यहाँ ये वर्ड इक्वेशन है और यहाँ ये केमिकल इक्वेशन है, इन दोनों में से मोर यूजफुल कौन सी है, मोर यूजफुल कौन सी है, ये वाली। कौन सी वाली, बेसिकली ये वाली, ऑब्वियसली ये वाली। एक तो इसमें क्या है, टाइम बच रहा है, कहां तक आप स्पेलिंग लिखोगे, कहां तक आप स्पेलिंग को लिखोगे, बड़ी बड़ी रिएक्शन को आप लिखते चले जाओ, कॉपी भरती चली जा रही है, पेज भरते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, कार्बन का सिंबल यूज कर लिया, ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर लिया, तो सिंबल में लिखने में आसानी होती है ना, कष्ट भी नहीं पड़ती, और इसमें बहुत ज्यादा लेंथी है। और दूसरा रीजन क्या है, एक तो क्या हो गया, आप अगर वर्ड में लिख रहे हो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेंथी मतलब आप लिखते चले जा रहे हो, पेज भरते चले जा रहे हैं। यहाँ क्या, आसानी से सिर्फ लिखते चले जा रहे हो, सिंबल्स में यूज कर रहे हो, सिंबल्स में यूज कर रहे हो तो सिंबल में लिख रहे हो तो आसानी। दूसरा, यहां से अपन को ये पता नहीं चल रहा कि कार्बन के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया। लेकिन यहां से देख के हम बता सकते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक जिंक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है ना। तो इनको देख के हम बता सकते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन में कहना क्या चाह रहा हूं, मोर इंफॉर्मेटिव है। मोर इंफॉर्मेटिव मतलब यहां से अपन को एक तो स्टेट भी पता चल जाएगी, दूसरा कितने एटम्स या मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको लिखना भी आसान है, सिंबल्स में टाइम बचा रहा है, कम टाइम में आप लिख पा रहे हो। तो अगर एक यहां पे मैं लिख दे रहा वर्ड इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन नॉट यूज इन साइंस या केमिस्ट्री। अब आप जितनी भी पढ़ने वाले हो आगे 11th में 12th में, सब कहीं आपको मिलेगी केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का रोल यहीं तक था। वर्ड इक्वेशन को आप आगे नहीं पढ़ते, है ना, बाय क्यों नहीं पढ़ते, है ना। वर्ड इक्वेशन आर नॉट यूज इन साइंस, तो अपन लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन आर नॉट यूजफुल, वर्ड इक्वेशन जो होती है वो यूजफुल नहीं होती, क्योंकि in word equation we don't know how many molecules या atom take part in chemical reaction। हमें ये पता ही नहीं चलता वर्ड इक्वेशन में कि कितने मॉलिक्यूल्स या एटम ने, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ देख के पता ही नहीं चल रहा कि कितने मॉलिक्यूल्स या एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन केमिकल इक्वेशन से देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मॉलिक्यूल्स है। तो यहां से अपन को पता चलता है कि कितने एटम्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वर्ड इक्वेशन से ऐसा अपन को कुछ पता नहीं चलता। तो साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर वर्ड इक्वेशन को यूज नहीं किया जाता, केमिकल इक्वेशन को यूज किया जाता है। यानी जितनी भी आगे आपको रिएक्शंस मिलने वाली है, चाहे वो 10th में हो, चाहे आपने 9th में पढ़ी हो, चाहे आप आगे 11th में या 12th में पढ़ने वाले हो, सारी कौन सी होगी, केमिकल इक्वेशन। तो आइए अब अपन केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन जान लेते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन
की डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, वे केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, देख लेते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की परिभाषा, डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन के लिए कहते हैं, वो देख लीजिए। व्हेन, सिंपल शब्दों में लिखे, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन से, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, विद देयर फिजिकल स्टेट, विद देयर फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन से, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दो आप किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और उसकी फिजिकल स्टेट भी आप मेंशन कर दो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको आप क्या बोलने लग जाते हो, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आयरन, Fe, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe, सिंबल है, याद रखना पड़ेगा, Fe 26 नंबर पे आता पीरियोडिक टेबल। आयरन, आयरन की रिएक्शन वाटर से करा दो H2, तो बनता क्या है, Fe3O4 प्लस वाटर, हाइड्रोजन वगैरह रिलीज हो जाती है। हाँ, बैलेंस अपन आगे देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, फिलहाल अपन ये देखना। तो आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है ना, वाटर एक्वस, ये सॉलिड में, और ये किसमें है, गैस में। तो आपने फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी, फिजिकल स्टेट भी अपन ने मेंशन कर दी, और अपन ने सिंबल के फॉर्म में यूज किया है ना, आयरन का सिंबल यूज किया, वाटर का, इनका सबका सिंबल यूज किया। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर दो, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप रिप्रेजेंट कर दो किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के टर्म में, और उसकी फिजिकल स्टेट को भी आप मेंशन कर दो, उसको आप क्या बोलने लग जाते हो, केमिकल इक्वेशन। अब दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती है, कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन तब आ जाते हैं अपन कि भाई कैटेगरी है ना, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कैटेगरी या टाइप, कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या कैटेगरी है केमिकल इक्वेशन, है ना। तो दो कैटेगरी में आ जाती है, दो कैटेगरी की होती है। पहली होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहली कौन सी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहली कौन सी होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी कौन सी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना, है ना। एक तो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दो तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दो किसके टर्म में, सिंबल के टर्म में, और फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दो, तो उसको आप बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरी है केमिकल इक्वेशन की। पहली कौन सी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी कौन सी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अपन देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर अपन अनबैलेंस्ड पढ़ेंगे। तो अब मैं हेडिंग से डालने जा रहा हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड, भैया राइटिंग खराब है बता देना, बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर व्हेन number of atom in reactant side is equal to number of atom प्रोडक्ट साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिखिए, जितने एटम इस साइड हो रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम इस साइड हो जाए प्रोडक्ट साइड, तो आप उसको कहने लगोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात, तराजू में एक साइड इतने एटम, दूसरी साइड में उतने ही एटम हो जाए, तराजू का लेवल बैलेंस हो जाएगा, है ना। 1 किलो का बाट इधर है तो 1 किलो की सब्जी या कुछ और इधर है, तो बैलेंस है ना। बैलेंस समझते हो आप। तो इसी तरीके से अगर एटम नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं H2 प्लस O2, मैंने बनाया H2O। अब यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, है ना। लेकिन यहाँ 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो मुझे बैलेंस, एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूं तो देखो 2 एटम ऑक्सीजन के ऊपर और 2 दूरी 4 हाइड्रोजन के ऊपर। अब लेकिन यहाँ 2 एटम तो यहाँ भी 2 लगा दो, इसको बोलते हैं अपन बैलेंस। आगे अपन पढ़ेंगे कि बैलेंस कैसे की जाती है। लेकिन एक एग्जाम्पल और देख लो, C प्लस O2, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, बनाया CO2। तो देखो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड है। जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड है। तो यही तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम, जितने एटम्स की नंबर है वो रिएक्टेंट साइड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। C प्लस O2 CO2। एक एग्जांपल और देखो, H2 प्लस I2 मिलके बना दिया 2HI। तो हाइड्रोजन कितने, 2, और आयोडीन कितने, 2, 2HI, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन। तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड हों, तो अपन इस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। जितने एटम रिएक्टेंट साइड हो उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड हो, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस। हमें कौन सी जरूरत पड़ती है, हमें बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड हो उतने ही एटम अगर प्रोडक्ट साइड हो जाए तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। बैलेंसिंग करना अपन लास्ट में सीखेंगे। फिलहाल अपन ये पढ़ रहे हैं कि कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है, एक तो बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस में क्या कह रहे हैं, जितने एटम रिएक्टेंट साइड है अगर उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड हो जाए तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब डेफिनेशन अनबैलेंस्ड की बनाए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो सिंपल, अगर बैलेंस नहीं है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड तो क्या कहलाएगी, अनबैलेंस, है ना। हेडिंग डाल लो अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हेन अनबैलेंस, ऐसा लिखो अनबैलेंस, पूरी डेफिनेशन लिखो, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation occur when number of
एटम इन reactant side is not equal to number of atom in product side। अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं हो, इसको आप बोलते हो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर व्हेन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल से समझ लेते, जैसे मैं बोलूं H2 प्लस O2, अब मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं क्या, H2O। क्या लिखा मैंने? सिर्फ H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, लेकिन वहां तो हाइड्रोजन ही दो है, ऑक्सीजन तो एक ही है। तो जब एटम ही बराबर नहीं है, एटम ही बराबर नहीं है, यानी यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ तो आपको एक ऑक्सीजन दिख रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अलग अलग एटम का नंबर है, तो वो अनबैलेंस्ड है ना, बैलेंस नहीं है। तो अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम का नंबर अलग अलग है, यानी डिफरेंट है, यहाँ दो है वहां तीन है, या यहाँ दो है वहां एक है, अगर ऐसा है तो वो अनबैलेंस्ड है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगी। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज की जाती है ना। जब अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो वहां रिएक्शन को पहले चेक करना पड़ता है कि ये रिएक्शन बैलेंस दी हुई है या नहीं। अगर बैलेंस दी होती है तो अपन वहां आगे सॉल्व करते हैं उसको फॉर्मूला लगाकर। अगर बैलेंस नहीं होती तो सबसे पहला काम होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। बिना बैलेंस की केमिकल इक्वेशन को यूज ही नहीं किया जाता। अब सवाल उठता है क्यों, वाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, हम अनबैलेंस को क्यों यूज नहीं कर सकते, है ना। ऐसा अनबैलेंस में क्या खराबी है और बैलेंस में क्या ऐसा अच्छा है जिसको हम बैलेंस को यूज कर रहे हैं। तो वो खराबी होगी तभी उसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर अनबैलेंस में कुछ कमी ना होती तो हम अनबैलेंस को यूज कर लेते ना, बैलेंस को क्यों यूज करते। तो अनबैलेंस में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, बैलेंस। तो क्वेश्चन बनता है व्हाई वी नीड, हमें क्यों जरूरत है बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करने की। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए, और जहां भी यूज होती है सारी बैलेंस यूज होती है। अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको सबसे पहला काम है उसको बैलेंस करना है, और आपके सिलेबस में यही सिखाने वाले कि बैलेंस कैसे की जाती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी अपन सीखेंगे, है ना। लेकिन जरूरत क्यों है वो देख लीजिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों है। वी नीड अ बैलेंस केमिकल, आंसर में लिखेगा we need a balanced chemical equation, balanced chemical equation because in order to satisfy law of mass कंजर्वेशन, एक लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है बिकॉज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, 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 है ना। मास कंजर्वेशन की लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, इसे बेसिकली हम लॉमा बोलते हैं, LOMA, है ना। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है,
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन 9th क्लास में पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते, नाइदर बी क्रिएटेड, स्पेलिंग क्या होती है, क्रिएटेड की स्पेलिंग लिख लें, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed, है ना। लॉ में क्या कहता है, या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ना तो आप मास को बना सकते, ना मास को आप खत्म कर सकते, है ना। मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, है ना। जैसे मैं बात करूं C प्लस O2, है ना। कार्बन का मास कितना होता है, C प्लस O2, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, एक मोल का बात करें तो। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, बना क्या CO2। अगर मैं टोटल मास बात करूं LHS साइड तो कितना हो रहा है, इन दोनों को प्लस करके 44 ग्राम, है ना। तो इस साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना मास होना चाहिए, 44 ग्राम। अगर मास ऊपर नीचे हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो अनबैलेंस की केमिकल इक्वेशन है। तो इस मास को सेटिस्फाई करने के लिए, या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब अपन बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग करना कहाँ सीखेंगे, चैप्टर के लास्ट में, है ना, लास्ट सेक्शन में अपन बैलेंसिंग करना सीखेंगे। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारे रिएक्शन अपन पढ़ने वाले। कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ये समझ में नहीं आया मैं आपको वहां भी समझा दूंगा। थैंक यू।